Hello, good morning, guys. I'm your mentor and an UPSC aspirant, Mr. Rahul Kumar. So, I hope you all are doing very well in your preparation and your life as well. मतलब आप अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में भी, अपनी तैयारी में भी। और मैं थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट्स डाल रहा हूँ साथ ही, ताकि आपकी तैयारी को और भी थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। थोड़ा सा मतलब कुछ एफर्ट्स अगर मेरे काम आ सकते हैं आपके लाइफ में, तो वो मैं प्रयास अपनी ओर से कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन दिला दूंगा आपको या मैं आईएएस ही बना दूंगा सबको। नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। पर अगर मेरे एफर्ट्स, मेरे ट्रिक्स, मेरे टिप्स थोड़े से भी काम आते हैं ना किसी के, एक एस्पिरेंट के, जरूरी तो नहीं कि ये यूपीएससी में ही आए, किसी और भी एग्जाम्स में अगर काम आ रहे हैं ना, तो ये इट इज ग्रेटिट्यूड फॉर मी, इट इज प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ। साथ ही मेरे अंदर जितनी नॉलेज होती है ना, उसको मैं कंपाइल करता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और रेगुलर वीडियोस की एक सीरीज बना रखी है मैंने आपके लिए। तो वही मैं देने का प्रयास करता हूँ बस। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। सो हमने एक पॉलिटिकल सीरीज शुरू की है, और उसमें मैंने कहाँ तक पढ़ दिया, हमने फंडामेंटल राइट्स तक हमने कवर कर लिया। तो मोटा मोटी तौर पर लगभग एक महीने में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये जो ऊपर ऊपर तौर पर प्रीलिम्स के हिसाब से है ना, इसमें एसएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह भी आ जाएंगी। तो ये सीरीज वहां तक कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट 1 से 30-40 डेज में। एंड देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू कन्वर्सेशन विथ ए न्यू बिगिनिंग एंड विथ ए वेरी डीप कन्वर्सेशन। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, विथ एवरी टॉपिक, एवरी हेडिंग एंड एवरी सब हेडिंग एज वेल एज सारी चीज़ों को कंपाइल करेंगे, और आर्टिकल्स की भी गहराइयों में उतरेंगे कि ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है, क्या लिखा है आखिर इसमें, और इसका मतलब कैसे बनता है संविधान में, कैसे कनेक्ट करके हम इसे मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो मेंस का जब कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा सिलेबस, फिर वी विल स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग सीरीज एज वेल। आंसर राइटिंग सीरीज को भी शुरू करेंगे। देन इवेंचुअली जब ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो आंसर राइटिंग भी कंप्लीट जब हो जाएगी, तो हम जो मॉक टेस्ट है, किसी कोचिंग से मॉक टेस्ट हम मतलब खरीद लेंगे और उनको भी फ्री में सोल्व करेंगे। तो आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर फॉर यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। मतलब जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक जाएंगे, और कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटी, पर फिलहाल हम पॉलिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हमें फोकस भी उसी पे होना चाहिए। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया संघ राज्य क्षेत्र, सिटीजनशिप पढ़ ली आर्टिकल 5 to 11, एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ ली आर्टिकल 12 to 35। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो हेयर इज आवर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, जिन्हें हम डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आर्टिकल 36 से शुरू हो रहा है और 51 तक जा रहा है। 36 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा, कि हमारा भारत गणराज्य होगा, और उसमें जो राज्य होंगे वो किस प्रकार से मतलब लोगों के हित में कार्य करेंगे या नहीं करेंगे, क्या क्या प्रशासन के तौर पर मतलब किन किन नीतियों को अपनाएंगे और नहीं अपनाएंगे। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। ओके, राज्य की परिभाषा, ये याद रखिएगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था उसमें भी जो आर्टिकल 12 है, इसमें भी है राज्य की परिभाषा, पर यहाँ इसका मतलब अलग है, एंड डीपीएसपी में इसका थोड़ा सा मतलब अलग बनता है। तो इनमें हम कंपैरिजन करेंगे जब मेंस में पढ़ेंगे, और बेहतर ढंग से समझेंगे कि दोनों की परिभाषाएं किस आधार पर समान हैं और किस आधार पर अलग हैं। ऑलराइट, आर्टिकल 37 सेज डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स, मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब इनमें अमेंडमेंट्स तो किया जा सकता है, पर न्यायालय में चैलेंज नहीं दिया जा सकता। यानी कि ये जो हैं वही रहेंगे, मूलभूत तौर पर जो अपनाए गए हैं वही रहेंगे। 38 सेज लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य है। यानी कि अच्छा कल्याणकारी स्थापना जिसमें सबका हित हो, सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, ऐसी पॉलिसियां अपनाई जाएंगी। ठीक है,
आर्टिकल 39, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और 39A जोड़ा गया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज़ फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, तो वहाँ से जोड़ा गया। और इसके लिए एक नालसा एक्ट भी बनाया गया जो कि जो लोग असहाय हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है। आर्टिकल 40 से ग्राम पंचायत का गठन, इसमें गांधी जी के विचारों को, उनकी नैतिकता को हम पढ़ेंगे और गांधी जी के क्या विचार थे ग्राम पंचायतों से संबंधित वो भी हम पढ़ेंगे। ये इधर लिखे हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे पर फिर भी मैंने इनको ऐड कर दिया ताकि आप एक बार देख सको। पहले मैंने नहीं लिखा था इनको पर अभी लिखा है। आर्टिकल 41 से राज्य क्षमता के अनुसार काम, शिक्षा व जरूरतमंदों की सहायता करेगा। यानी अपनी जो क्षमता है, राज्य की कैपेबिलिटीज़ है कि राज्य के पास अगर ज़्यादा पैसा बच रहा है तो वो शिक्षा में खर्च करेगा, ज़रूरतमंदों को देगा और रोजगार में प्रोवाइड कराएगा अपने हिसाब से, अपनी मतलब मोरालिटी या नैतिकता के हिसाब से जितना वो राज्य कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है। आर्टिकल 42 से राज्य उचित मानवीय व मातृत्व राहत कार्य करेगा। यानी कि मानवीय व्यवहार करेगा, सबसे सबको समान समझेगा। और मातृत्व राहत कार्य यानी कि ज़रूरतमंदों को अगर भोजन, शोषण का नाम आ गया, आई एम सॉरी, तो भोजन, पोषण इत्यादि प्रदान करेगा और कल्याणकारी कार्य ही करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं वही कहना चाह रहा है। आर्टिकल 43, इसमें एक अमेंडमेंट करके 43B जोड़ा गया, जिसमें ऊपर ग्राम पंचायत थी ना, इधर सहकारी समितियों का गठन। और ये अमेंडमेंट 91 है शायद, हाँ, या फिर 97 है, इतना भूल गया मैं। तो अब देख लीजिएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, हाँ 97वें संविधान संशोधन है ये। ठीक है। हाँ, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो सारों को पढ़ेंगे डिटेल में। अब मैं रोबोट तो हूँ नहीं जो सारा इतना याद रहेगा, पर इतना देख लीजिए आप, 97 है। आर्टिकल 44 से समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर अस। एंड इसको पहली बार क्या होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब हम कोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे न्यायालय में तब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब मेंस में पढ़ेंगे तो घबराइएगा मत। बस आप इतना याद रखिएगा कि यूसीसी को सबसे पहले लागू किया गोवा ने, एंड विधेयक पारित किया यानी एक्ट पारित किया उत्तराखंड ने, बस। आर्टिकल 45 से 6 से कम साल के बच्चों की देखभाल, केयर एंड प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो राज्य ही करेगा। 6 से कम साल के बच्चों के लिए, सभी के लिए मैंडेटरी है। 46 से राज्य के SC/ST के शैक्षिक, यानी कि जो अनुसूचित जाति व जनजातियां हैं, शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स, उनके लिए शैक्षणिक व आर्थिक, यार हिंदी के शब्दों में थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में, पर समझ लीजिए आप, वह आर्थिक हितों का संरक्षण करेगा। यानी कि इनके जो हित हैं, आर्थिक हित हैं, यानी कि मतलब क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में, नाम भूल गया मैं, तो इनका जो संरक्षण है वो राज्य करेगा। यानी कि इकोनॉमिक जो कंजर्वेशन है, हित वगैरह हैं इनके, तो ये राज्य देखेगा कि ये गरीब ना मरें, भूखे ना मरें, और खाने को इन्हें अच्छा मिलता रहे, या फिर रोजगार में भी अगर इनको हेल्प मिले तो अच्छा पैसा ये कमा पाएंगे, तो राज्य इनका ख्याल रखेगा। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप। तो ये ठीक है ना। तो राज्य काफ़ी कुछ करते हैं इनके लिए और बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा खासा रिजर्वेशन इनको देते हैं ताकि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी अच्छा कर सकें। जो वाकई में लायक नहीं है, BPL परिवारों से आते हैं, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं हर राज्य में अलग अलग होती हैं। राजस्थान में अलग स्कीम्स चलती हैं, उधर मध्य प्रदेश यूपी में अलग स्कीम्स चलती हैं, बिहार में अलग स्कीम्स चलती हैं। तो ये हर जगह की जो शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स होती हैं, कई कई राज्यों में ही हैं, तो उसके हिसाब से राज्य इनके लिए संरक्षण प्रदान करता है। और इनको जैसे हमारे संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, हर एक एग्ज़ाम में इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है बाय द रिजर्वेशन। राइट, अभी समझ में आ गया होगा आपको। 47 आर्टिकल कहता है पोषण एंड लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, यानी कि जो लिकर और शराबबंदी, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस राज्य में, मान लीजिए नशा पता ज़्यादा हो रहा है तो शराबबंदी करना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे बिहार ने किया था एक बार, कई कई राज्यों ने किया भी था एक बार, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखा गया है। तो लिकर या शराबबंदी, हाँ, ये उस आधार पर होना चाहिए ताकि जो हमारे देश के
जो लोग हैं, युवा हैं, बड़े हैं, तो वो गलत संगत में ना जाएं और नशे के शिकार ना हो। तो इसकी व्यवस्था जो राज्य वो अपने हिसाब से करेगा। कोई राज्य चाहकर ही झोंकना चाहता है उनको नशे में, तो वो झोंके। ये उनके जो अंतःकरण के जो वो है ना फैसला, उस पर निर्भर करता है एक राज्य के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 48वें संविधान में एक संशोधन किया गया इंदिरा गांधी के, जब वो जिनेवा गई थी, सॉरी कहाँ गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी, यहाँ अब इतना याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो उसके बाद ये मैंडेटरी किया गया कि उसके जो मेंबर्स थे ना, उनको पर्यावरण को संरक्षण देना होगा और साथ ही वन और वन्य जीवों की सुरक्षा भी करना होगा। तो इंदिरा गांधी ने भी अपने देश में वहाँ से लौटने के बाद पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए और इनको संविधान संशोधन करके आर्टिकल 48A में डाल दिया। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और तभी तो देखिए हमारे जो टाइगर्स हैं, कई जंगल्स हैं, वो आज भी इस तरह से हैं कि उन्हें कोई काट नहीं सकता। मतलब पशुओं का या जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का कोई शिकार नहीं कर सकता। तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं, याद रखिएगा, यानी कि समवर्ती सूची के विषय हैं। न राज्य इनमें मोनोपोली कर सकता है, न यूनियन। इनमें दोनों मिलाकर कानून करेंगे और लॉ बनाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 49 से राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करेगा। इट इज़ नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट, बट हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना होगा। तो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जैसे कई महल हो गए, ताजमहल हो गया, आदि आदि की रक्षा करेगा और उनको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ठीक है। तो आर्टिकल 50 से कार्यपालिका एंड न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये डीपीएस में दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी एंड द जुडिशरी, इनकी शक्तियां अलग होंगी, पावर अलग होंगी। तो ये प्रावधान है डीपीएसपी के आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 से अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि विदेश नीति, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इसी में शामिल की गई है। तो गाइस आई होप थोड़ा थोड़ा डीपीएस पे आपको समझ में आया होगा। कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फिर संघ यानी कि यूनियन शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मेंस पढ़ेंगे तो एक अलग कॉपी बनाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। या तो इसी में आगे फर्दर हम, अगर आपकी कॉपी में जगह बचती है तो उसी में ऐड ऑन कर लेंगे। तो मेंस का सिलेबस थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम वो शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। If you are still watching this video, you are definitely doing very well in your life. So let's end this session today, guys. Thank you.